वी आर लाइव नाउ। नमस्ते दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूँ स्वाध्याय के चैनल पे। और हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि ये फॉर्म किसे फिलअप करना चाहिए, किसे नहीं फिलअप करना चाहिए, क्या फॉर्म फिलअप करने से एसबीआई में आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, नहीं होगा। ये फॉर्म अभी आप लोग में से कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनका आरआरबी पीओ का पीटी प्री नहीं निकला होगा, वो लोग भी सोच रहे होंगे कि इसको फिल करूं या ना करूं, तो मेरे लिए वर्थफुल है या नाम नहीं है, और इस एग्जाम से रिलेटेड क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, और किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से हमें टारगेट करना चाहिए एग्जाम को। यदि इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके मन में है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं बोला था कि क्या आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा आंसर इसमें है कि आपको बिल्कुल हाँ, इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। क्योंकि मान लो कि आप यदि 800 850 जो भी फॉर्म का दाम है, तो जो एक्सपीरियंस होगा वो कहीं उस पैसे से बढ़ के होगा। तो हमेशा लोगों को पैसा ही नहीं देखना चाहिए, कभी कभी एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम के अंदर एटमॉस्फेयर में जाके आपको वहाँ का जो रियल वर्थफुल एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी वर्थ होगा आपके लिए। तो इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों का आरआरबी पीओ का पीटी में भी नहीं निकला हो, बट मैं इंडिविजुअली ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने कि एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया और उनका रिजल्ट अवेटेड था, और सेम टाइम उन्होंने आरआरबी पीओ का प्री में अपियर हुए और उन लोगों का आरआरबी पीओ का प्री तक क्लियर नहीं हुआ। तो ये बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम एक बहुत ही डायनामिक एग्जाम है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यदि मान लो मैं इस पे आ रहा हूँ, जो स्क्रीन पे है डिटेल एनालिसिस पे आ रहा हूँ, बट थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग से इंटरेक्शन कर लो। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? तो यदि मान लो कि आप एग्जाम की तैयारी करते हो बैंकिंग प्रिपरेशन में और 10 एग्जाम दिए, 10 में आपका 5 एग्जाम्स निकल जा रहा है, तो आप समझो कि आप रनिंग में हो। यदि 10 में आपका एक भी एग्जाम नहीं निकला या बाय लक एक एग्जाम निकला, तब समझ लो कि आप मतलब आपको काफी हार्ड वर्क और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बट यदि आपका 5 एग्जाम निकल चुका है, तब तो फिर आपको एक अच्छे स्पीड की और रेगुलर मॉक की जरूरत है। तो चलिए ये सब बातें बीच बीच में होती रहेंगी। अब जो बात है, जो हम लोग डिटेल एनालिसिस एसपीआईपीओ जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं जो स्ट्रेटेजी है वो बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि किस तरह से एग्जाम होता है, किस तरह से मेरिट बनते हैं, किस तरह से इंटरव्यू के मार्क्स दिए जाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप एग्जाम में अपियर हो रहे हो तो इंटरव्यू का कितना होता है, जीडी का मार्क्स कितना होता है, ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव के कितने मार्क्स होते हैं, कितने टाइम उसको अलॉट किए जाते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये जो एसबीआई पीओ का जो एग्जाम होता है वो तीन फेजेज में होता है, 3 फेजेज में होता है। पहला फर्स्ट फेजेज को प्रीलिम्स बोलते हैं, सेकेंड को मेंस बोलते हैं, एंड थर्ड फेजेज को इंटरव्यू जीडी वाला फेज बोलते हैं। ठीक है, कोई ये मत समझ लेना कि थर्ड फेज को रिटन बोलते, रिटन जो होता है डिस्क्रिप्टिव वो थर्ड फेज में होता है, नहीं, वो एसएससी में होता है बट बैंकिंग में नहीं होता। वो एसएससी का अलग है और ये बैंकिंग का अलग है। ये फेज 2 जो मेंस एग्जाम है, इसी में आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होते हैं। वो आगे मैं सिलसिलेवार ढंग से रखूंगा कि कैसे क्या होता है। तो चलिए फेज 1 में, ये जो फेज 1 है, ये फेज 1 प्रीलिम्स, उसकी बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। तो इंग्लिश 30 मार्क्स के होते हैं। तो सब में 20-20 मिनट्स होते हैं। सेक्शनल स्टैम्प लॉक होते हैं, जो कि जिसके इंग्लिश वीक हैं उनके लिए काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से उनको 1 आवर देना चाहिए था कंपोजिट टाइम, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। ओवरऑल मार्क्स जो भी आप गेन करोगे, यदि मान लो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि आप इंग्लिश में 5 नंबर भी लाओ और कट ऑफ
तो है ही नहीं, तब भी आप यदि फाइनल आपका मेरिट बनता है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। और इसमें होता यह है कि इसमें आपको 10 टाइम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ देखिए प्रीलिम्स में, जो कि मेरे हिसाब से काफी गलत चीज है। इतने टफ कॉम्पिटिशन्स में 10 टाइम स्टूडेंट्स लेना, ये अपनी कॉस्ट कटिंग करके हम लोगों के लाइफ के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बात के लेकर के बहुत सारे चैनल भी नहीं उठाते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं उठाते, उन्हें तो फायदा ही है। स्टूडेंट्स 2-3 साल तक लगे रहते हैं तो उनको तो फायदा है भाई, वो क्यों बात उठाएंगे। बट ये गलत चीज है। अभी आप लोग देख लो कि सेबी सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कितने फेयर एग्जाम लिया था कि उन्होंने पहले लिख दिया था कि 200 में 80 मार्क्स जिसके भी आएंगे सबको मैं एग्जाम में अपियर होने दूंगा। इवन यूपीएससी भी 10 टाइम्स नहीं लेते और टीए बैंकिंग वाले लेते हैं, क्या करेंगे। हम लोग को आदत हो गया, जो रूल दे देते हैं उसी रूल को फॉलो करना है। बट मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे फॉलो करो। और जब मेरा चैनल का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा तो इसके लिए भी कैंपेन किया जाएगा कि कम से कम एटलीस्ट 15 टाइम्स दिया जाए। ये बहुत गलत चीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्हें नौकरी लेना है इसी रूल को फॉलो करना होगा, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग ऐसे मतलब ये 1.1, 1.2, 1.3 करके इस सारे को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश को डिस्कस करेंगे, फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड का और फिर रीजनिंग का, कि मतलब क्या कैसे होता है। एक ओवर व्यू देखेंगे हम लोग, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ज्यादा डीप में जाएंगे तो अननेसेसरी लेंदी हो जाएगी वीडियो, तो हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बस वीडियो को थोड़ा आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। और फिर मैथ के लिए एक स्पेशल मैथ का वीडियो बनाया जाएगा, उसमें पूरा बताया जाएगा आप लोगों को कि मैथ किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि मैं स्पेशली मैथ ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ये 1.1 इंग्लिश। तो इंग्लिश में जनरली 7 to 8 कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं 5 मार्क्स, और डबल फिलर होते हैं 3 to 4 मार्क्स, और एरर डिटेक्शन होते हैं, वर्ड अरेंजमेंट्स होते हैं, मैच द कॉलम्स होते हैं 3 मार्क, और फ्रेज रिप्लेसमेंट्स होते हैं इसमें। तो टोटल इस तरह से, मतलब इसी में 1-2 ऊपर नीचे इस टाइप से यही रहता है लेवल, और इसमें आपको टोटल 30 मार्क्स से आ जाते हैं एग्जाम। तो इसमें आप लोगों को एटलीस्ट यदि आपको प्री क्लियर करना है तो मिनिमम आपको 15 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। ऐसे तो मेरिट नहीं बनता है, बट 15 हो जाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें तो जो इनको आता है वो भी 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिनको नहीं आता है वो भी 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आप 30 क्वेश्चंस पढ़ के यदि आप 15 मार्क्स नहीं लाते हो तो थोड़ा सा बैंकिंग के लिए आपको प्रॉब्लम है। मैं इवन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट से मिला हूँ जो एक दो स्टूडेंट्स ऐसे से मिला हूँ जो 30 में 30 भी लाए हैं, स्कोर किए हैं। मैं इंडिविजुअली उनको जानता हूँ, उनका मार्क्स भी देखा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे मिले हैं जिसको 26-27 मार्क्स भी आए। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा आप लोग मत सोचो कि इम्पॉसिबल चीज है, ऐसा पॉसिबल है, मैंने अपने आंख से देखा है इस चीज को। ठीक है, फिर बात आती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे। तो इसमें कुछ लोग डीआई में कैशलेट्स को रखते हैं, कुछ लोग डीआई में कैशलेट्स को नहीं रखते हैं। तो ये इंडिविजुअल थिंकिंग है लोगों का। कुछ लोग डाटा इंटरप्रिटेशन में कैशलेट को नहीं काउंट करते, कुछ लोग काउंट करते हैं। तो ये आप इंडिपेंडेंट हो, जो सोचना है सोचो कि वो आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे डीआई रहता है, काफी इजी रहता है। 5 मार्क्स का नंबर सीरीज रहता है, अप्रोक्सीमेशन रहता है, इस तरह से रहता है, और वर्ड प्रॉब्लम रहता है। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम में आपको करना क्या है कि इसमें 7-8 चैप्टर दिए हुए हैं, 7 से 8 चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो इन 7 से 8 चैप्टर्स में आप 1-2 चैप्टर को, अप्रॉक्स 10 चैप्टर्स होंगे हार्डली, वो मैथ्स के मैं वीडियो में डिटेल में आपको बता दूंगा। तो वो मैक्सिमम होंगे। तो इसमें आप 1-2 चैप्टर को लीव भी कर सकते हैं। जैसे मेरे तरफ से यदि आप बोलोगे कि कौन सा चैप्टर आपको लीव करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि इसमें प्रोबेबिलिटी को आप लीव कर सकते हो। बट फिर आप यूट्यूब पे जाओगे सुनने के लिए कि कौन से टीचर्स क्या बोल रहे हैं, वहां पे बोलेंगे टीचर कि आप प्रोबेबिलिटी को नहीं लीव कर सकते। क्यों नहीं लीव कर सकते, वो एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में वो ये डालेंगे कि एक बार एसबीआई पीओ में एक डी आया था कैशलेट टाइप का, उसमें टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, प्रोबेबिलिटी, सभी का मिक्स करके
वो कंसेप्ट डाले हुआ था। तो यदि आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती है तो आप कैसे बनाओगे? तो मेरा क्वेश्चन उन लोगों के लिए है कि इसका कौन गारंटी देगा कि आप 5 का पांचों टॉपिक को मिला के एक जगह रख के आप आउटपुट दे सको। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे हो ना आप? कि मैं पांचों टॉपिक आप पढ़ लिए, आप पांचों टॉपिक को मिक्स करके मैं एक प्रॉब्लम बना दिया और कोई जरूरी है कि उस टॉपिक को आप बना ही लो? ऐसा संभव ही नहीं है। मान लो मैं इसको और एक सिंपल वर्ड में बोलना चाहूंगा, यदि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो मैं सिंपल वर्ड में ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर लिया और उस चैप्टर को आपने 3 बुक से पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है? आपने पढ़ लिया 3 चैप्टर को और उस पर आपने कम से कम 300 टू 400 क्वेश्चंस बना लिया, एक बार नहीं 3 बार बना लिया। और अब आप क्या ये श्योर हो कि एग्जाम में जो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएगा वो आप क्रैक कर ही लोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि एग्जाम में 2 प्रॉफिट एंड लॉस से आए और आपका दिन ठीक हो तो दोनों बन जाए और दिन ना ठीक हो तो एक बने। लेकिन हाँ, आप एक लेवल तक ऐसा रखो कि इस 10 क्वेश्चंस में आप इस हद तक प्रैक्टिस करो कि आप कम से कम 5 प्लस हमेशा बना के आओ। 5 प्लस हमेशा। मैथ्स के टीचर से पढ़ोगे, मैं भी मैथ्स ही पढ़ाऊंगा आपको, बट मैथ्स के टीचर से पढ़ोगे तो वो बोलेंगे 10 में 10। 10 में 10 कहाँ से बना लोगे भाई? 20 मिनट्स का टाइम है, 10 में 10 इम्पॉसिबल काम है। टीचर्स को क्या, टीचर्स तो वो कुछ भी बोल देते हैं, बट मैं ऐसा टीचर्स नहीं हूँ। जो पॉसिबल है वही मैं बताऊंगा। तो इसीलिए मैं, मेरा जहां तक मानना है कि यदि आप 6-7 बना लेते हो तो वेल एंड डन। सारे आप मॉक दो, मॉक में देखो कि 5 से 7 यदि आप बना लेते हो बिना रुके तो समझो कि मेरा प्रैक्टिस सही चल रहा है। आपको 5 से 7 इसमें वन लाइनर्स निकालने हैं, मिनिमम 5, मैक्सिमम 7। यदि आप इतना निकाल ले रहे हो तो समझो कि आप वेल एंड गुड कंडीशन में हो, आप रनिंग में हो। तो ठीक है, तो ये हो गया मिसलेनियस वर्ड्स वाली बात। अभी मैथ्स का मैं वीडियो डालूंगा, उसमें डिटेल में बात करूंगा इस पे, ठीक है? इसके जस्ट बाद वो वीडियो आएगी। फिर रीजनिंग में, तो रीजनिंग में पजल आप कभी भी किसी के देख के आप मतलब सीख नहीं सकते, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा सा टेक्निक, इंफॉर्मेशन को कैसे लिखा जाए, कैसे उससे मतलब उसको कलेक्ट करके लिंकेज किया जाए, तो वो सब थोड़ा सा टेक्निक सीखने का जरूरत है। लेकिन आप यदि पजल यूट्यूब में देख देख के टीचर के साथ बना रहे हो तो आपका माइंड हमेशा टीचर की तरह ही चलेगा। बस पहले आप 2-3 पजल देख लो कि वो लोग कैसे बनाते हैं, फिर आप बनाना स्टार्ट कर दो कि अब हमसे बनने लगेगा। इसमें कोई बहुत बड़ा 30 मार्का वाला बात नहीं है, बस इसमें लेफ्ट जो भी है मैं आपको वो भी थोड़ा सा टिप्स दे दूंगा। तो पजल्स आपके अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है, कितने अच्छे से आप सोच सकते हो। तो ये इस टाइप से है। ये रीजनिंग में मैक्सिमम पजल्स का ही जोर रहता है, बट प्री में तो इजी ही पजल रहते हैं, मेंस में काफी हार्ड पजल रहते हैं जिसके लिए कि आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये हम लोग एसवीआईपीओ प्री का 2020 का कट ऑफ देख लेते हैं। तो जनरल का 58.5 था, एससी का 50 था, एसटी का 43.75 था, ओबीसी का 56 था, ईडब्ल्यूएस का 56.75 था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फेज 2 की तरफ। देखिए फेज 2 में जो है सो टोटल 250 मार्क्स का होता है, 200 का ऑब्जेक्टिव और 50 का डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव में, जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव का आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव का देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। तो इसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड नाम का ही ये लिखा हुआ है। जनरली क्वेश्चन इसमें आते नहीं है, आते भी हैं तो हार्डली 2 से 3 आते होंगे। और यहाँ रीजनिंग बहुत ही टफ होता है, बहुत ही हार्ड लेवल का होता है, तो इसमें आपको अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आप 45 में यदि आप 10 से 15 क्वेश्चन ही बना लेते हो तो समझो कि आप सेफ जोन में हो। डीआई में भी 35 क्वेश्चन रहते हैं, यदि 35 में आप 10 से 15 यदि टच कर लेते हो तो आप समझो सेफ जोन में हो। तो इसमें वन लाइनर नहीं के बराबर आता है, कभी कभी 4 to 5 मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं डाटा सफिशिएंसी टाइप में, तो उसको आप लोग नहीं मानो, क्योंकि ओनली एंड ओनली डीआई ही पूछे जाते हैं। डीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें आप 10 से 15 क्वेश्चन काफी हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको काफी हार्ड लेवल पे प्री से ऊपर उठ के बहुत ही हार्ड लेवल पे आपको प्रैक्टिस करने होंगे। और
यदि इसमें आप जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग में बात करें तो इसमें बैंकिंग वालों का कोई ठीक नहीं रहता है। कोई ठीक नहीं रहता है मतलब क्या कि मैं जहाँ तक 4-5 साल का ऑब्जर्व किया हूँ तो कभी ये लोग स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन पूछेंगे, कभी ये लोग 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, तो इनका कोई गारंटी नहीं है। ये यूपीएससी वाले की तरह नहीं है कि अपने सिलेबस से स्टिक होकर के चले। हाँ, कभी यदि वो स्पोर्ट्स से पूछने लगेंगे तो 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से ही पूछ देंगे, 2 क्वेश्चन ड्रेस से पूछ देंगे, कभी 1-2 क्वेश्चन ड्रेस से नहीं, मतलब इन लोगों का कोई फिक्स नहीं है। हाँ, बट ये फिक्स जरूर है कि ये 6 मंथ से ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, मैक्सिमम 7 मंथ। 3 मंथ्स डीप जाते हैं और 3 मंथ्स उसके पीछे जो 3 मंथ्स है वो थोड़ा ऊपर ऊपर पूछते हैं। तो ये इनका फिक्स है कि 6 to 7 मंथ का ही करंट अफेयर्स पूछता है। बट कभी बैंकिंग बैंकिंग अवेयरनेस कभी ज्यादा आ गया, 10 नंबर का भी आ गया, 12 का भी आ गया, कभी कम भी आ गया, कभी पार्क वार्क भी आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। बट अपने को यदि एग्जाम निकालना है तो दोनों तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दे उसको जोड़ ले, ऐसा नहीं है। यदि एग्जाम निकालना है तो आपको हर तरह से एक्टिव ही बनना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पे चलते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम आप यदि ग्रामेटिकल पर्सन उतना नहीं भी जानते हो ग्रामेटिकल पोर्शन, फिर भी आपके पास यदि रीडिंग स्किल्स अच्छा है तो आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जिसके पास रीडिंग स्किल्स अच्छा है वो मैक्सिमम टाइम जो है सो कॉमन एरर कर ही लेते हैं। तो अब देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था रीजनिंग एंड कंप्यूटेबिलिटी के लिए, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट 20 क्वेश्चंस होते हैं। कोडेड डायरेक्शंस, ये अलग टाइप का कोडेड डायरेक्शंस होता है, वो थोड़ा सा हार्ड लेवल मॉडरेट लेवल का होता है। तो ये न्यू डिजाइन का इनपुट आउटपुट होता है, आप लोग देखो होइएगा मेंस में। और ये ऑड इवन और ये सेलोलिज्म भी होता है, तो ये रिवर्स टाइप का रहता है, पिछले बार आया हुआ था तो उसी का डाला हुआ। तो इस टाइप से 45 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें डीआई से देख लो, मैंने आपको बताया था ना कि 5 नंबर का जो है जो डाटा सफिशियंसी रहता है कभी कभी, अब मैक्सिमम ये 20 है। तो इसमें यदि आप 10 कर लिए तो वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया। और ये अर्थमेटिक्स रहता है, इस टाइप से 35 क्वेश्चन रहते हैं। कोई कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स होंगे, कोई 2 मार्क्स के भी होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बाइफरकेट किया जाता है। और ये इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये इंग्लिश में ये 2 पैसेज दिया रहता है। तो 2 पैसेज में जैसा कि पिछली बार दिया गया था कि रिड्यूस डिफोरेस्टेशन के बारे में दिया गया था, और टूरिज्म एंड कोविड इम्पैक्ट के बारे में दिया गया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। और क्लोज टेस्ट में 7 क्वेश्चंस थे, एरर डिटेक्शन में 4 क्वेश्चंस थे, मैच द कॉलम्स में 4 क्वेश्चंस थे, एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट में 4 क्वेश्चंस थे। अब मैच द कॉलम्स में कभी कभी आप लोग प्री में भी देखते होंगे एबीसी और डीईएफ करके रहता है। तो इस तरह से आपको ये देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश का हो गया। अब चलिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव में। तो मैं, हाँ, एक और चीज, मैं डिस्क्रिप्टिव में आपको 6 से 7 मतलब अप्रॉक्स 9 टॉपिक ऐसे करा दूंगा, जैसे पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। इस टाइप का मैं आपको 6 से 7 टॉपिक पे एक रेडीमेड मटेरियल दे दूंगा, ताकि आप यदि किसी भी चीज पे टॉपिक आता है ना तो उसको आप उससे रिलेट कर दो। हेल्थ से रिलेट कर दो, एजुकेशन से रिलेट कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट कर दो, टेक्नोलॉजी से रिलेट कर दो। तो इस तरह से मैं आपको मतलब 9 से 10 टॉपिक करवा दूंगा, ताकि आपको वो दिक्कत नहीं हो। आप कुछ न कुछ कोरम पूरा करके ही आओगे, उसमें जितना भी वर्ड लिमिट रहेगा वो फिलअप कर ही दोगे। तो इसी के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव हो जाता है 30 मिनट्स में। 2 क्वेश्चंस रहते हैं, एक राइटिंग रहता है और एक एसेज रहता है। एसेज जनरली 150 वर्ड्स में ही होते हैं, और वहां पे ऐसे लिखा भी रहता है, काउंटर भी लगा रहता है कि काउंट करता रहता है। और यहाँ पे इसका कोई कटअप नहीं है। और फेज 3 के लिए जो इंटरव्यू का जो फेज है उसमें 3 टाइम्स लिया जाता है। अब देखिए, जो भी हम लोग एग्जाम दे रहे हैं प्री और मेंस, यहाँ पे 1/4 मार्क्स आपको डिडक्ट किया जाता है। 1/4 मार्क्स बोले तो यदि 1 मार्क्स तो 0.25, यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि मेंस में होते हैं तो उसमें 0.5 मार्क्स। तो इस तरह से आपको डिडक्ट किया जाता है। तो चलिए फेज 3 में जैसा कि हर बार इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू इस बार जो है
कोविड को देखते हुए दो चीज हो सकता है एग्जाम में, या तो केवल इंटरव्यू हो जाए 50 मार्क्स का, या इंटरव्यू प्लस जीडी हो जाए, दोनों हो सकता है। या तो ये होगा या तो ये दोनों में से ये दोनों होगा, या तो ये होगा या तो ये दोनों होगा, इंटरव्यू एंड जीडी होगा। ठीक है, तो ये 50 मार्क्स के हो गए। तो अब चलिए अब हम लोग फाइनल मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइनल मार्क्स में जो 250 मार्क्स हुए, 200 ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, उसको 75 में कन्वर्ट किया जाता है। और जो हमारा 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू होता है फेज 3 वाला, जो फेज 3 वाला जो है उसको 25 में कन्वर्ट किया जाता है। तो कहने के लिए ये 50 मार्क्स है, बट है वेटेज इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, क्योंकि यहाँ पे देख लो कि 250 75 के इक्वल है, और यहाँ पे 50 ही 25 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख लो कम से कम दो गुना है, और यहाँ पे देख लो तो मतलब 3 टाइम्स से भी ऊपर के आसपास में है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, किसी को भी अंदर और बाहर कर सकता है ये इंटरव्यू। तो आप देख लीजिए कि मेंस का कट ऑफ क्या जाता है। तो मेंस का कट ऑफ जो है 250 के लिए ओबीसी में 80 मार्क्स गए थे, 80.96, जनरल में 88.93, और ओबीसी में 80.96 इसी तरह से गए थे, और इंटरव्यू के लिए ये 20 इस तरह से गए थे। तो ये 250 या प्लस 50 ये मिलाकर के हो जाता है 300। तो 300 हो गया, 300 को 100 में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब हम इसको 100 में बनाते हैं तो जो हमारा फाइनल मेरिट जो बनता है ओबीसी के लिए 45.09 और जनरल के लिए 51 पॉइंट। तो स्टार्टिंग में तो बस 1.5 से 2 नंबर का ही प्री में अंतर आता है, लेकिन फाइनल होते होते ओबीसी और जनरल में आप देख सकते हैं कि 5 to 6 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है। 5 to 6 मार्क्स नहीं, ये 5 to 6 पॉइंट का डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि ये 100 पे है ना, तो ये अच्छी खासी डिफरेंस क्रिएट हो जाती है ओबीसी और जनरल में। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक रफ एस्टिमेट दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से ये टोटल क्रिएट होता है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 250 का होता है, तो देखिए जैसे कि यहाँ तक 200 हो गया, यहाँ तक 200 हो गया, फिर डिस्क्रिप्टिव का हो गया 50, तो जैसे कि डिस्क्रिप्टिव का हो गया 50, तो टोटल 250। तो टोटल 250 में इसको ये जो स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट्स है, मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता उन लोगों का, तो जो भी ये 250 है उसमें इन्होंने 118 मार्क्स गेन किए। और जब इस 118 मार्क्स को आप 75 पे बदलोगे तो ये 35.40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ये 35.40 आ जाता है। और आपको यहाँ पे देखा था ना कि ये 50-25 देता है पॉइंट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 46 पॉइंट है, इनको 46 नंबर है, तो ये 46 जो है तो यहाँ पे 23 हो गए। तो देख लो कि मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे 118 जो है सो आपको 35 पॉइंट ही दे रहे हैं, बट यहाँ पे 46, यहाँ पे 23 पॉइंट दे रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू का वेटेज कितना होता है। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचो कि इंटरव्यू का वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में इंटरव्यू का वेटेज काफी ज्यादा रखा जाता है। आरबीआई ग्रेड बी में भी काफी ज्यादा इंटरव्यू का वेटेज रखा गया है। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि इस तरह से मेरिट तैयार होता है। और ये 118 को 35.40 कैसे बना दिया, तो आप लोग दोस्तों से पूछो, बताने के लिए तो मैं बता ही सकता हूँ, बट वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाहता। और हाँ जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ चांसेस की। तो जनरल को 4 चांस दिया जाता है, जनरल और पीडब्ल्यूडी वाले को 7 चांस, ओबीसी वाले को 7 चांस, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वाले को 7 चांस, और एससी एसटी वाले को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जिन्होंने इस चांस को एक्सीड कर दिया है वो अब एसबीआई में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि किसी ने इस चांस को एक्सीड किया होगा। तो चलिए अब मैं बता दूं कि ये जो चांस है वो कब से काउंट हो रहा है, 2010 से काउंट हो रहा है। और 2010 में मान लो किसी ने एग्जाम में अपियर हुआ, तो 2010 में तो प्री नहीं होती थी, डायरेक्ट मेंस का एग्जाम होता था, तो उनका एक चांस काउंट हो गया होगा। 11th में यदि प्री नहीं होती थी, डायरेक्ट मेंस होता था, तो उनका 2 चांस काउंट हो गया होगा।
तो इस तरह से टोटल चांस जो है सो काउंट होते हैं। और मान लो कि आपने प्री के एग्जाम में अपियर हुआ और आपने पास ही नहीं किया, प्री क्वालिफाई नहीं किया, तो आपका चांस काउंट नहीं होगा। आपने प्री के एग्जाम में फॉर्म भरा, पास भी कर गया, बट मेंस के एग्जाम में अपियर नहीं हुआ, तब भी आपका चांस काउंट नहीं होगा। आपने प्री के एग्जाम में फॉर्म भरा और मेंस के एग्जाम में अपियर हो गया, अपियर हो गया, कब होगा अपियर? जब आप प्री क्वालिफाई कर गए। प्री के एग्जाम में आपने फॉर्म भरा, प्री के एग्जाम में आपने क्वालिफाई भी कर गया और मेंस में आपने अपियर हो गया। मेंस आप पास करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपका चांस काउंट हो जाएगा। होप आप इस चीज से क्लेरिफाई हो चुके होंगे। यदि डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो से विदा लेने का टाइम आ गया है। तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आया वो लोग चैनल से जुड़े रहें और अब आने वाले सभी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे और करंट अफेयर्स के वीडियो भी टाइम टू टाइम इस चैनल पे अपडेट होगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि लाइक ही दबाना है। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।